नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। सर्वे का आज तीसरा दिन है, यानी कि ज्ञान व्यापी परिसर सर्वे को लेकर जो निगाहें 2 दिन से टिकी हुई थी, आज का दिन भी सबसे खास, बेहद खास। सबसे पहले बड़ी खबर के जरिए आप तक पहुंचा दें कि आज की क्या कुछ तस्वीर यहां पर रहने वाली है। दरअसल आज सर्वे का तीसरा दिन है, क्योंकि कल रिपोर्ट यहां पर दाखिल करनी होगी 16 मई। आज बुध पूर्णिमा भी है, ऐसे में कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा रहेगा, उसके चलते भी देखिए, क्योंकि यहां पर बुध पूर्णिमा के वक्त में बहुत ज्यादा जो श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आती है, ये भी यहां पर ध्यान में रखा गया है। और अभी फिलहाल सुबह 8 बजे से ये पूरा सर्वे यहां पर शुरू हो जाएगा। सख्त इंतजाम किए गए हैं, 3-3, 4-4 लेयर्स में सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 80% तक करीब सर्वे का काम जो है पूरा हो चुका है, लेकिन इस बीच 20% काम अभी भी बाकी है, जिसे आज हर कीमत पर पूरा कर लिया जाएगा। परिसर का कुछ हिस्सा भी बाकी है सर्वे के लिए। कल काफी ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया गया था। एक के बाद एक तस्वीरें अंदर खेमे से सामने निकल कर आ रही थी, और जब दोपहर 1:30 बजे तक भी सर्वे की टीम बाहर नहीं निकली, तो कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि क्या कल सर्वे टीम पूरी तरह से यहां पर अपना काम कर रही है, कल ही पूरा सर्वे खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ काम बाकी है, कुछ अधूरा है सर्वे, जो कि सुबह 8 बजे से आज शुरू हो जाएगा। बेहद बारीकी के साथ तथ्यों को देखा जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कल खबर भी निकलकर सामने आई कि किस तरह से कल एक नया कमरा मिला, मलबा मिला, जिसके बाद कुछ कर्मचारियों की एंट्री भी हुई। ये तमाम चीजें यहां पर जरूर सामने आई। इसलिए जो सर्वे था वो तो 3.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन जो बाकी काम बचा हुआ था उसके लिए ये वक्त यहां पर लगा। फिर दोपहर 1:30 बजे के बाद काफिला आगे बढ़ता हुआ भी नजर आया था। मेरे पीछे की तस्वीर आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मेरे सहयोगी यतेंद्र भी मेरे साथ मौजूद है, उनकी तरफ रुख करें। ये सुरक्षा के इंतजाम हैं जो पिछले 3 दिन से नजरें टिकाए हुए हैं। श्रद्धालु आने जाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों को ही अंदर आने जाने की इजाजत है, क्योंकि सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे। पूरी तरह से गंभीर संवेदनशील मसला है। इस मसले को लेकर कोई कोताही, कोई लापरवाही यहां पर नहीं बरती जा रही है। मीडिया को भी एक निश्चित दूरी पर यहां पर रखा गया है, ताकि पूरी कवरेज जो है वो सभी के सामने आ सके। लेकिन पूरी व्यवस्था के तहत यहां पर देखिए क्या सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, और हर चौक पर, हर चौराहे पर आपको यही व्यवस्था मिल जाएगी। ज्ञान व्यापी परिसर के करीब 500 मीटर का जो दायरा है, उसे पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील किया गया है, और इसी तब्दीली के चलते कहा जा सकता है कि ज्ञान व्यापी परिसर का जो सर्वे है शांतिपूर्वक तरीके से इन 2 दिनों में देखने को मिला है। और आज तीसरा दिन कैसा रहने वाला है, तीसरे दिन की क्या तस्वीर रहने वाली है, किस तरह से यह सर्वे की पूरी रूपरेखा नजर आएगी, मेरे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यतेंद्र, आपकी तरफ रुख करेंगे, किस तरह से आज सर्वे का यह तीसरा दिन नजर आने वाला है? बिल्कुल शबीना, आज सर्वे का तीसरा और आखिरी दिन है। जो सर्वे बचा हुआ है वो आज हर हालत में खत्म कर लिया जाएगा, और अपनी उसकी रिपोर्ट कल सुबह कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि अधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की जा रही है, और सुरक्षाकर्मी जो पुलिस के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं, वो तैनात कर दिए गए हैं। और हर 50 कदम की दूरी पर, माना जाए चाहे तिराहा हो या चौराहा हो, हर 50 कदम की दूरी पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति इन रास्तों से नहीं है। गोदलिया, अगर गोदलिया की तरफ से बात करेंगे तो गोदलिया की तरफ से गेट नंबर 4 की तरफ नहीं आ सकते, और इधर जो थाना चौक पुलिस स्टेशन है उसके सामने के भी रास्ते पिछले 3 दिन की तरह आज भी बंद किए गए हैं। हालांकि श्रद्धालु अगर उधर से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि रास्ते पूरी तरह से क्लोज है। आप देख सकते हैं कि वाराणसी के डीएम यहां पर आ चुके हैं, एसीपी और दूसरे पुलिस अधिकारी और दूसरे प्रशासन के अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है कि आज का तीसरा दिन भी पहले 2 दिनों की तरह शांति से निकल जाए। हालांकि सख्ती जरूर है, क्योंकि सख्ती के बिना शांति शायद कायम ना रहे, और उसका रीजन यही है, जब पहले सर्वे हुआ था 6-7 मई में, तो किस तरह का बवाल देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला, और काफी कोशिश की गई थी कि सर्वे टीम अंदर ना जाए, जिसकी वजह से कोर्ट को सख्त ऑर्डर देने पड़े। और उन ऑर्डर का ही नतीजा है कि जो भी सर्वे का काम चल रहा है वो बड़े शांति के साथ चल रहा है, निष्पक्षता के साथ चल रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्षों का दावा है कि किसी भी तरह का फिलहाल कोई भी मतभेद नहीं है। दोनों जो भी सर्वे किया जा रहा है, दोनों ही पक्ष उससे संतुष्ट हैं। कल भी हम जब दोनों पक्षों के वकीलों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर्वे नियमानुसार चल रहा है, सर्वे करने के तरीके से दोनों ही पक्ष संतुष्ट हैं, ये दोनों पक्षों ने कहा। हालांकि अंदर किस तरह से सर्वे हुआ, क्या उसमें मिला, ये कोर्ट के सख्त निर्देश हैं, इस वजह से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन माना यही जा रहा है कि आज तीसरा दिन
यानी कि आखिरी दिन कोई भी सीधे कोर्ट सीधे जो बिल्कुल सर्वे यहाँ की पर कार्रवाई है, यतेंद्र वो कहता पूरी हुआ हो या जाएगी। नहीं आ रहा साफ शब्दों में कि सर्वे के दौरान क्या मिला, क्या जिन साक्ष्यों को लेकर, सबूत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई वैसे सबूत मिले हैं, क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट है और इसी गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर जो सर्वे 17 तारीख को दाखिल किया जाएगा, यानी कि परसों, वो कल जो दाखिल की जाएगी रिपोर्ट, वो बहुत ज्यादा अहम इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आज का जो सर्वे है वो पूरी तरह से, क्योंकि तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो काम यहाँ पर अधूरा बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। और फिलहाल देखिए मेरे पीछे आप ये दुकानें देख रही होंगे, ये पूरी तरह से बंद है, जैसा कि बाकी 2 दिनों में देखने को मिली है। दोपहर 12 बजे तक ये दुकानें यहाँ पर नहीं खोली जाएंगी, भीड़ भाड़ यहाँ पर ना हो, इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। और मेरे पीछे की तस्वीरें मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा के वो इंतजाम है। देखिए इन सुरक्षा के इंतजामों को इस लिहाज से समझना बेहद जरूरी है क्योंकि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य आज एक ही दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं और वो है ज्ञान व्यापी परिसर, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, हर पक्ष की निगाहें टिकी हुई हैं। और ये मामला सिर्फ 2 पक्षों के बीच का नहीं है, ये मामला अब पूरे आस्था से जुड़ा मामला हो गया है। भले ही सीधे सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा, यतेंद्र एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करूंगी, सीधे सीधे तौर पर ये बताया भी नहीं जा रहा है और जाहिर सी बात है ये नियमों का उल्लंघन भी होगा कि सर्वे के दौरान हमें ये मिला, ये साक्ष्य मिले, ये सबूत मिले, वरना उस गोपनीय रिपोर्ट की कोई महत्ता यहां पर नहीं रह जाएगी। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो साक्ष्य के तौर पर सूत्र यहां पर बता रहे हैं, जो बाहर आकर बयान यहां पर दिए जा रहे हैं, वो जरूर बताते हैं कि कल्पना से ज्यादा है और जो उम्मीद की जा रही है उससे ज्यादा यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो 20% बताया जा रहा है कि करीब काम बचा हुआ है यतेंद्र, वो आज कितने बजे तक पूरा हो सकता है? शबीना, माना यही जा रहा है कि जब सर्वे शुरू होगा, यानी कि सुबह 8 बजे जब सर्वे शुरू होगा तो 10 से 10:30 बजे के बीच तक वो सर्वे की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। और जो बार बार बात कही जा रही है कि अंदर क्या क्या मिला, तो ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड है वो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि कोर्ट के सख्त ऑर्डर है। गोपनीय रिपोर्ट पेश की जाएगी और गोपनीय रिपोर्ट पूरे जो तथ्य मिले हैं, जिस तरह से सर्वे हुआ है, उस सर्वे के आधार पर उनका एनालिसिस किया जाएगा। और लेकिन दावा है सबीना, मैं आपको बता दूं कि एक पक्ष का दावा है, जो सूत्रों का दावा है, अगर उन पर विश्वास किया जाए तो अंदर मंदिर होने के कई सारे सबूत मिले हैं, जिसमें भगवान शंकर का त्रिशूल भी है और जिसमें एक एडवोकेट है जो पक्ष के, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्या सर आज सर्वे कितने बजे तक खत्म हो सकता है? अब इसकी कोई भाई समय सीमा नहीं बताई जा सकती, लेकिन आज समाप्त हो जाएगा और सारे लोगों का ठीक है, कोई आज समाप्त हो जाएगा। आज ये बताइए कितना % बाकी है काम? अब ये बताना बड़ा मुश्किल है, अब जो भी बचा है तो सब आज कंप्लीट हो कल जाएगा। जैसे परसों आपने सर्वे किया था तो कल भी दोबारा से उन जगहों का सर्वे किया गया था, तो आज भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? नहीं, आज और जो मैं है यहाँ पर सब कहीं तस्वीरें यतेंद्र जो दिखाना बचे चाहूंगी हैं, किस वो तरह हो से जाएंगे। अब यहाँ पर हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। एडीएम सिटी जो है, पूरी जो काफिला है वो अंदर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एडीएम प्रशासन की जो पूरी टीम है यहाँ पर देखिए किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए हैं, बैरिकेड फिलहाल यहाँ पर खोला गया है ताकि टीम यहाँ पर अंदर से जा सके। ये पूरी हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि जो वक्त यानी कि समय सीमा तय की गई है दोपहर 8 से 12 बजे तक, उसी तय समय सीमा पर आज भी ये सर्वे का काम चलता हुआ नजर आएगा। यतेंद्र, और मेरी नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। महा कवरेज ज्ञान वापी परिसर सर्वे पर संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। महा कवरेज आगे भी जारी रहेगी। जी सबीना, और अब आप बात कर लेते हैं यूक्रेन की। इस बीच यूक्रेन ने ये दावा किया है कि अज़ोवस्ताल पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना की तरफ से घातक फास्फोरस बमों से हमला किया जा रहा है और फास्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन लगा है। लेकिन यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। स्टील प्लांट पर हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बुरी तरह से तबाह हुए अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास का इलाका नजर आया। तभी वहां अचानक आसमान से आग की बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे आग के गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों में जाकर टकराने लगे। ऐसा लगा मानो पटाखे छूट रहे हों। थोड़ी ही देर में आसमान से शोलों की ये बारिश और तेज हो गई और जैसे ही ये जमीन से टकराते वहां एक तेज चमक के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने स्टील प्लांट को इन्हीं खतरनाक फास्फोरस बमों से निशाना बनाया। हालांकि रूस ने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन यूक्रेन ने ये दावा किया है कि रूस की तरफ से अज़ोवस्ताल पर इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है और इस फास्फोरस को केमिकल इंडस्ट्री में आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जब फास्फोरस बम फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे जोरदार आवाज होती है और हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये
बम फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फास्फोरस केमिकल ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद खुद ब खुद सुलग उठता है, जिससे घने सफेद धुएं का एक ऐसा गुबार बनता है कि उसकी चपेट में आने पर सांस घुटने लगती है। और यही नहीं, ये बम अपनी गर्मी से इतनी बुरी तरह से जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक निकल आती है, गल जाती है। और इसी वजह से केमिकल वेपन कन्वेंशन में फास्फोरस बम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर बैन भी लगा हुआ है। लेकिन रूसी सेना पर आरोप लगा है कि उसने यूक्रेन युद्ध में इसका कई बार इस्तेमाल किया और कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने डोनेस्क में भी रूस की तरफ से फास्फोरस बम के हमले की बात कही थी। और ऐसा ही हमला अब अज़ोवस्ताल में होने का दावा किया जा रहा है, जहां पर 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूस की सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग लगातार जारी है। लेकिन रूस के सैनिकों को स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने में अब तक कामयाबी नहीं मिली। यह हाल तब है जब पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना ने वहां हमले और तेज कर दिए। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखाई दिया कि अज़ोवस्ताल के एक इलाके में खड़े रूस के टैंक पर लगी मशीन गन की मदद से स्टील प्लांट को निशाना बनाकर जोरदार फायरिंग की गई। सिर्फ फास्फोरस बम और मशीन गन से ही हमले नहीं किए जा रहे, बल्कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भारी बमबारी भी की जा रही है। प्लांट और उसके आसपास के एक बड़े इलाके में एक के बाद एक कई बम तेज धमाके के साथ फटते नजर आए। असल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट ही मारियोपोल का वो आखिरी हिस्सा है जो रूस के पंजे से बाहर है। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिक स्टील प्लांट और वहां कई दूसरी इमारतों में छिपकर रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही वजह है कि 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी रूस की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा नहीं जमा पाई। और रूस की फौज यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे का दावा करती आ रही है, लेकिन जो सच है वो ये कि इसका इलाका भी पुतिन के हाथों से जा चुका है। यूक्रेन की सेना चुन चुन कर रूसी सैनिकों को मार रही है। कहीं कोई घर ना छूट जाए, कहीं किसी घर में कोई रूसी सैनिक छिपा न बैठा हो। घर के बाहर भीतर कोना कोना सर्च ऑपरेशन ऑन है। उंगली ट्रिगर पर है, फायर कवर देने के लिए साथी है, सूंघकर बताने वाला डॉग है। चप्पा चप्पा तलाश कर तसल्ली की जा रही है कि रूसी फौज यहां से निकल चुकी है। यह खार्किव का एक गांव है, उसी खार्किव का जहां रूसी फौज दावा कर रही थी कि हमने कब्जा कर लिया, रूस का झंडा लहरा दिया। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि वो रूसी फौज को पीछे धकेल रही है। Они там, мы здесь, между нами серая килл-зона, которую ни одна из сторон не может, не хочет, не рискует пересечь. Мы, потому что мы сохраняем своих парней, мы же не россияне кидать всех в безумные атаки, как в Первую мировую. Они, потому что они тут же будут, понесут очень большие потери. И война перешла в ранг डिस्टेंशनल работы артиллерии। लेकिन इस युद्ध का भविष्य क्या बता रहे हैं ग्रह नक्षत्र? क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो युद्ध पर होने ही वाला है। फिर पुतिन या ज़ेलेंस्की कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले महायुद्ध की जो ताजा सूरत-ए-हाल है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन में तो तबाही का मंजर है ही, रूसी फौज भी भारी नुकसान झेल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग करते जाइए। कुल 41 लाशें इन सफेद काली बैग में रखी जा रही है। रेफ्रिजरेटेड ट्रेन में इन लाशों को रख सड़ने गलने से बचाया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि ये लाशें उन रूसी सैनिकों की हैं जो खार्किव से लौट रहे थे, लेकिन इसके पहले कि वो अपने निर्धारित मोर्चे पर पहुंच पाते, यूक्रेन की सेना की गोलियों के शिकार हो गए। Ми їх оглядаємо, представники СМЕ або експерти їх оглядають, потім криміналісти або представники Нацполіції описують. Група під керівництвом Харківської військово-цивільної адміністрації голови, група, в якій я
голова цієї військово-цивільної адміністрації. Вона підписує ці акти. Буде два копії акту. Один екземпляр акту залишається у військово-цивільній адміністрації, другий екземпляр акту з тілами відправляється до Києва, а потім буде проходити або обмін. ये पहली बार नहीं है जब इतनी तादाद में रूसी सैनिकों के शव एक साथ दिखे। इसके पहले भी दूसरे इलाकों में यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों के शव इकट्ठा किए हैं, लेकिन रूस इन्हें अपना मानने तक से इनकार कर रहा है। अब इन लाशों का क्या होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस ट्रेन से चढ़ाई जा रही है और शटर बंद किया जा रहा है। यहाँ से ये ट्रेन क्यों पहुँचेगी और फिर क्या होगा पता नहीं। Деяких, якщо є якісь ідентифікувальні признаки, татуювання або якісь іконки, або якісь хрестики, тоді так ми можемо впізнати. У багатьох з них є шеврони, але у багатьох з них нема документів. Документів, будь ласка, із 40. और देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान चालीसा के बहाने उद्धव सरकार पर हमला बोला। मुंबई में आयोजित हिंदी भाषी महासंकल्प सभा में राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा के बहाने उद्धव सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाला साहिब ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके राज्य में हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह होगा। राजस्थान के बीकानेर में भीषण गर्मी के बीच जंगल में आग लग गई। कुछ ही देर में यह आग काफी बड़े इलाके में फैल गई। इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। गोवा सरकार वीर सावरकर की किताबों को दोबारा छपवाकर लोगों के बीच बांटेगी। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। मुख्यमंत्री ने गोवा की जनता के खिलाफ अत्याचार पर लिखी किताब गोमांतक और आजादी की लड़ाई पर आधारित 1857 का स्वतंत्र समर को दोबारा छपवाने की चलने वाले रास्तों को बंद करने का था, लेकिन जैसे ही रूस के सैनिक दीवार के पास दिखाई दिए, यूक्रेन की सेना की तरफ से बमबारी शुरू कर दी गई। वहां धमाका होते ही रूस का एक सैनिक भाग। रूस यूक्रेन जंग लगातार जारी है और उस बीच रूसी सेना के भीषण हमले का एक वीडियो अब सामने आ गया है, जिसमें यूक्रेन के 2 सैनिक जान बचाने की जंग लड़ते दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन वीडियो में यूक्रेन के 2 सैनिक छुपने के लिए खोदे गए एक गड्ढे में मोर्चा लिए दिखाई दिए। बताया गया कि जहां यह हमला हुआ वो यूक्रेन की सेना की पोस्ट थी, जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए रूसी सेना ने बमों की बारिश कर दी। गड्ढे के बेहद पास बम फटने के बाद भी यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर पलटवार करते रहे। दोनों में एक सैनिक ने सामने की तरफ निशाना साधकर गोली दाग दी। तभी उन दोनों के बेहद नजदीक एक और जोरदार धमाका हुआ। तेज आवाज के साथ वहां आग का एक गोला उठता हुआ साफ दिखाई दिया। लेकिन इस धमाके के बाद भी यूक्रेन के दोनों सैनिकों ने रूसी सेना के हमलों का जवाब देना जारी रखा। उनमें एक सैनिक ने रूसी सैनिकों की तरफ से एक ग्रेनेड उछाल दिया। थोड़ी देर बाद उसी सैनिक ने अपनी राइफल से रूस की सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना से अपनी पोस्ट बचाने में कामयाब रहे या इसका पता नहीं चल पाया। वहीं रूसी हमले का दंश झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि कई ज्योतिषाचार्य ये मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की कुंडली में गिरफ्तारी और जेल जाने का योग बन रहा है। जंग में लाशें नहीं गिनी जाती, पुतिन शायद यही सोच रहे हैं। लेकिन पुतिन के लिए चिंता की बात यह है कि ये लाशें उन सैनिकों की हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये खार्किव में पुतिन की विजय गाथा लिखकर लौट रहे थे। यानी यह शीशे की तरह साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की की सेना अपने से कई गुना शक्तिशाली सेना के सामने सिर्फ डटी नहीं है, उसे तबाह भी कर रही है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो हथियार मिल रहे हैं रूसी सेना जिसका जवाब नहीं दे पा रही। Кроме противотанковых средств, которые нам господа Европа очень сильно помогла, сейчас пошла артиллерия высокоточная, дальнобойная, превосходящая россиян по характеристикам. Это еще один большой плюс. रूसी सैनिकों की लाशों को यूक्रेन की सेना उठा रही है, ये बार बार देखा जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई इतनी तादाद में रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, या फिर ज़ेलेंस्की इस तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार कर रहे हैं।
ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि भले ही रूस को यूक्रेन पर मनचाही जीत नहीं मिल रही है, लेकिन पुतिन इतने भी कमजोर नहीं कि अपने फाइटर्स के मरने के बाद उन्हें अपना मानने से इनकार कर दे। सवाल ये खड़ा होता है कि फिर इन लाशों का क्या होगा, कौन इन्हें दफन करेगा? ऐसे में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मौन है, जबकि यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स कमीशन कई जगहों पर रेस्क्यू कर रहा है। रेस्क्यू का काम अभी लंबा चले, क्योंकि चंद्रग्रहण का प्रभाव जो बता रहा है उसके मुताबिक ना तो पुतिन ना ही ज़ेलेंस्की अभी झुकने वाले हैं। और चंद्रग्रहण भले ही रूस में नहीं दिखने वाला हो, लेकिन इसका प्रभाव तो होगा ही। जंग किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ये तो तय है। और उनके लिए तो और नहीं, जहां चंद्रग्रहण बुरा प्रभाव लेकर आ रहा है। कई ज्योतिषी ये मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की लड़ाका तो है, लेकिन उनकी कुंडली में गिरफ्तारी और जेल जाने का योग भी बन रहा है। तो क्या युद्ध में ज़ेलेंस्की धीरे धीरे ही सही हार की ओर पहुंच रहे हैं? और सीरियल शूटआउट की वारदात से अमेरिका दहल उठा है। पिछले 24 घंटे में अलग अलग 4 जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टेक्सास के हैरिस काउंटी में एक बाजार में एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कैलिफोर्निया के एक चर्च में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जहां लगुना वुड्स में प्रार्थना कर रहे लोगों पर गोलियों की बरसात एक आदमी द्वारा की गई, जिसमें 1 की मौत हो गई और वहीं 5 लोग घायल हैं। लॉस एंजलिस में भी फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई। न्यूयॉर्क के सुपरमार्केट में भी कई लोगों को गोली मार दी गई और इस वारदात में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यमुनानगर में 5 लड़के पानी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। हरियाणा के यमुनानगर में 5 लड़के पानी में बह गए। बताया गया कि 10 लड़के यमुना नहर में नहाने के लिए आए थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए सभी लड़कों ने नहर में छलांग लगा दी। 5 लड़के किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी 5 नहर में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। मशहूर बांग्ला टीवी एक्ट्रेस पल्लवी डे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कोलकाता के गरफा इलाके में स्थित फ्लैट में पल्लवी डे का शव फंदे से लटका हुआ मिला। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस बताया और छानबीन में जुट गई। जम्मू कश्मीर के कटरा में जंगलों में लगी आग वैष्णो देवी मंदिर के आसपास के इलाकों में भी फैल गई, जिसके बाद वन विभाग और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग बढ़ती जा रही है और इस पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। 80 दिन बीत चुके हैं। रूस से जारी जंग के बीच ब्रिटेन शुरू से ही यूक्रेन के साथ देता आ रहा है और अब ब्रिटेन यूक्रेन की मदद के लिए एक ऐसी घातक मिसाइल भेज रहा है जो सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करती है। और इस मिसाइल का क्या नाम है और ये कितनी खतरनाक है, इस रिपोर्ट में देखिए। ज़ेलेंस्की दम साध कर युद्ध कर रहे हैं और ये देखने के लिए सिर्फ ज़ेलेंस्की की कुंडली नहीं, नेटो की भी कुंडली देखनी होगी, जिसमें ब्रिटेन भी आता है। और ब्रिटेन यूक्रेन को रूस के खिलाफ हर संभव मदद कर रहा है। दुनिया देख चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की की पीठ थपथपा चुके हैं। और अब एक ऐसा हथियार ब्रिटेन यूक्रेन को देने जा रहा है जो रूस को करारा जवाब देने में सक्षम है। इसका नाम है ब्रिमस्टोन मिसाइल। पहले इस घातक ब्रिमस्टोन मिसाइल के बारे में जान लीजिए, इसके बाद आपको बताएंगे आखिर युद्ध में नित बदलती तस्वीरों का अब तक हासिल क्या है। ब्रिमस्टोन मिसाइल जमीन और हवा दोनों से दागी जा सकती है। ये सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है। ब्रिमस्टोन मिसाइल अचूक निशाना लगाने में माहिर है। इसकी मारक क्षमता है 60 किलोमीटर। यूक्रेन इसे ओडेसा में रूस के खिलाफ तैनात करेगा। ब्रिटेन यूक्रेन को 100 ब्रिमस्टोन मिसाइल दे रहा है। यूक्रेन की जमीन पर रूस की बमबारी रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। खार्किव में रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक का युद्ध बतला रहा है कि यूक्रेन अपनी ताकत से ज्यादा रूसी सैनिकों को टक्कर दे रहा है।
और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे भरपूर सैन्य सहायता मिल रही है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोपीय देशों से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, जिसका जवाब रूसी सैनिक नहीं दे पा रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि जिन जिन इलाकों में रूस कब्जा करने का दावा करता है, दूसरे दिन खबरें आती है कि उन इलाकों में वापस से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को 4000 से अधिक टैंक रोधी हथियार भेज चुका है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचती रही हैं और अब नया ब्रिमस्टोन मिसाइलें पहुंच रही हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से रूस ने डोनबास से अब काला सागर की ओर रुख किया है, उसने नाटो देशों की धड़कनें बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उसकी मोल्दोवा तक पहुंच आसान हो जाएगी और रूस नाटो देशों को चुनौती देने में ज्यादा सक्षम होगा। इसलिए ब्रिटेन ब्रिमस्टोन मिसाइल यूक्रेन भेज रहा है, जो ओदेसा को रूसी हमले से बचाने में लगाई जाएगी। ओदेसा काला सागर के किनारे है और इसी काला सागर में रूस के 20 जंगी जहाज और 7 सबमरीन खड़ी हैं। माना जा रहा है कि इस ब्रिमस्टोन मिसाइल से यूक्रेन काला सागर में रूस को चुनौती दे सकेगा। यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यूक्रेन फिलहाल अपनी नेपच्यून मिसाइलों से रूस को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन ने इसी नेपच्यून मिसाइल से रूस के मॉस्कोवा को मार गिराया था। और उधर यूक्रेन की सेना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रूसी सेना के ठिकानों पर ड्रोन से बम गिराती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि ड्रोन से किए गए इस हमले में उसने रूस की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया, जिसके लिए उसने रूसी सेना के ठिकाने पर ड्रोन से एक के बाद एक कई बम गिराए। इससे पहले ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना ने उस इलाके की रेकी की जहां छिपने के लिए बनाए गए एक गड्ढे में 2 सैनिक मोर्चा लिए हुए दिखाई दिए और जैसे ही ड्रोन ने टारगेट सेट किया, वहां बम गिरा दिया गया। ड्रोन से बम छूटते ही नीचे खड़े दोनों सैनिकों में भगदड़ मच गई। दोनों सैनिक अलग अलग दिशा में भागते दिखाई दिए, लेकिन तभी बम उनमें से एक सैनिक के ठीक ऊपर जाकर गिरा और धमाके के साथ फट गया। ठीक इसी तरह यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके में 4 बम गिराए और दावा किया कि उनके हमले में रूसी सेना के हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन को अमेरिका ने मदद जारी की है। यूक्रेन को अमेरिका ने एक बार फिर 6160 करोड़ की मदद दी है, जिसमें मानवीय और सैन्य सहायता शामिल है। अमेरिका ने 90 होवित्जर यूक्रेन को दिए हैं, जिसमें कई तोपों को रूस की सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर भी दिया गया है। इसके पहले भी अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैडमिंटन टीम के खिलाड़ियों से फोन पर बात की। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। इस जीत पर पीएम मोदी ने पहले ट्वीट कर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और फिर उनसे फोन पर भी बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी ने कमाल कर दिया। भारत माता की जय। आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक ही राउंड हारे नहीं है। हरियाणा के रोहतक में होमगार्ड पर एक बाइक सवार की पिटाई का आरोप लगा। बाइक सवार सुनील कहीं जा रहा था, तभी होमगार्ड ने उस पर हमला कर दिया। मारपीट में घायल लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोची में केरल की 2020 पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब केरल में 4 राजनयिक गठबंधन होंगे। एलडीएफ, यूडीएफ, एनडीए और उनके गठबंधन का नाम पीपल्स वेलफेयर अलायंस होगा। और पुतिन की ब्रिगेड से लड़ने के लिए यूक्रेन को कई देशों से सैन्य मदद मिल रही है। अमेरिका और ब्रिटेन तो यूक्रेन की मदद कर ही रहे हैं और अब जर्मनी भी लगातार यूक्रेन का साथ देने की कस्में खा रहा है। जंग में रूस के खिलाफ नाटो देशों में ब्रिटेन सबसे ज्यादा आक्रामक है। एक से बढ़कर एक हथियार यूक्रेन को मुहैया करा रहा है। मैनपेड हथियारों ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। पुतिन पहले ही ब्रिटेन को परमाणु धमकी भी दे चुके हैं और अब ब्रिटेन यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। मतलब पुतिन की आंखें ब्रिटेन के खिलाफ अभी और लाल होंगी। Наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что... रूस के विदेश मंत्री की अपने देश के लिए चिंता तो
जायज है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की मदद के रास्ते में बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैकोनेल समेत अमेरिकी सीनेटर्स के प्रतिनिधिमंडल ने एक अघोषित यात्रा के तहत कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के प्रति अमेरिका की एकजुटता जाहिर की। इधर जर्मनी लगातार यूक्रेन का साथ देने की कस्में खा रहा है। In face of Russia's war of aggression against Ukraine's NATO creed of one for all and all for one is even more important than ever. Our security, our freedom, our values are under threat. But together we will defend them. Our unity remains our greatest strength. चंद्र ग्रहण का असर भी तो यही बता रहा है। जो जमीन पर अभी दिख रहा है वो निकट भविष्य में जारी रहने वाला है। मतलब युद्ध का अभी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। और ये सब हो रहा है तो इसलिए कि यूक्रेन अकेला नहीं है जिसे पुतिन दबा देंगे। जेलेंस्की अकेले नहीं हैं जिसे पुतिन सत्ता से हटाकर कीव में अपनी कठपुतली बैठा देंगे। दोनों की कुंडली में राजयोग है। जमीन पर जो जंग रूस वर्सेस यूक्रेन दिख रही है वो जंग असल में नेटो वर्सेस रूस हो चुका है। अघोषित तौर पर ही सही इस जंग का दायरा यूक्रेन का बॉर्डर पार कर चुका है और लपेटे में अभी और कई देश आ सकते हैं। पुतिन का इरादा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अपने पड़ोसी देशों को नेटो की सदस्यता से रोकना। और पुतिन के पड़ोसियों का भी इरादा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नेटो की सदस्यता लेकर खुद को रूस से बचाना। इस बीच यूक्रेन अभी और चलेगा, लेकिन कब तक इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। जो वर्तमान की तस्वीर नजर आती है उसको देखकर नहीं लगता कि युद्ध एक दो दिन या हफ्ते भर में खत्म होगा। युद्ध अभी लंबा चलेगा, ये तय माना जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुतिन के पास ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं। पुतिन आसमान से हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसा चुके हैं, ब्लैक सी की सबमरीन से गोले दाग चुके हैं, कीव को घेर चुके हैं, खार्किव में कब्जे का दावा कर चुके हैं। लेकिन जब बात जीत की आती है तो पुतिन के हाथ खाली नजर आते हैं। ऐसे में दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। लेकिन पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये किसी को मालूम नहीं। और वहीं मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना ने कहर बरपा रखा है। स्टील प्लांट पर लगातार बमबारी की जा रही है। रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर मिसाइल से हमले कर रही है ताकि यूक्रेन की मोर्चाबंदी को खत्म किया जा सके। कई यूक्रेनी सैनिक अभी भी वहां पर शरण लिए हुए हैं, फिर भी रूस की तरफ से बमबारी लगातार जारी है। मारिउपोल के मेयर ने दावा कर दिया है कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर प्रतिबंधित फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है। फॉस्फोरस बम वहां पर गिराया जा रहा है। और रूस यूक्रेन जंग को 81 दिन हो गए हैं, लेकिन जंग खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना लगातार भीषण जंग जारी है और रूस के मिसाइल हमले में एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। मिसाइल गिरते ही इमारत में विस्फोट हुआ और आग लग गई और 3 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इस बिल्डिंग से स्थानीय प्रशासन राहत बचाव और मानवीय मदद देने का काम भी कर रही थी। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूसी सेना खार्किव से पीछे हटने लगी है। क्या यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड में तबाही मचाएगा रूस? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया को अब ये डर सता रहा है कि फिनलैंड के फैसले पर भड़का रूस फिनलैंड पर भी हमला कर सकता है। रूस फिनलैंड में बढ़ा तनाव। फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का किया ऐलान। फिनलैंड के ऐलान पर भड़के पुतिन। फिनलैंड बनेगा दूसरा यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से पूरी दुनिया परेशान है।
क्योंकि जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देशों के इस जंग में शामिल होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये खतरा रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड के एक ऐलान के बाद उठ खड़ा हुआ है। फिनलैंड ने ये ऐलान किया है कि वो नेटो में शामिल होने जा रहा है और अपने फैसले के तहत फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए 18 मई को बाकायदा आवेदन भी करेगा। फिनलैंड का कहना है कि यूक्रेन जंग में रूस के रुख को देखकर उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा है। Today, an important decision in good cooperation between the government and the President of the Republic. We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. It will be based on a strong mandate. फिनलैंड के राष्ट्रपति ने जैसे ही नेटो में शामिल होने की तारीख मुकर्रर की, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी ने फिनलैंड की तबाही की डेडलाइन जरूर बता दी। रूसी संसद में रक्षा समिति के डेप्यूटी चेयरमैन एलेक्सी जुरावलेव ने कहा, नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। फिनलैंड की सीमा पर हम रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किंजल क्लास की मिसाइलें होंगी जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती हैं। फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की बात पर दुनिया की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी मुल्क नेटो में शामिल हो। रूस फिनलैंड के साथ 1340 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है और ऐसे में फिनलैंड के कदम से भड़का रूस उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, यानी कि पूर्वी यूरोप में एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड सरकार के नेटो में शामिल होने के फैसले को एक गलती करार दे चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक फिनलैंड को नेटो में शामिल करने का मतलब है कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का ऐलान कर दिया है। И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गूगल ट्रांसलेशन ऐप में संस्कृत भाषा को शामिल किए जाने पर बधाई दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गूगल ट्रांसलेशन ऐप में संस्कृत भाषा को शामिल किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐप के जरिए हमारे पुराने ग्रंथों का ज्ञान लोगों को जानने को मिलेगा और अनेक तरह की जानकारियां जो ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा में लिखी हैं वो भी मिलेंगी। जो हमारा पुराना ग्रंथों का ज्ञान है, लोगों को उसको जानने में सहयोग मिलेगा। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के उन्नाव में छेड़खानी करने के आरोपी की जमकर पिटाई हुई। बताया गया कि आरोपी पिछले कई दिनों से एक लड़की को परेशान कर रहा था। इस बात से नाराज लड़की ने सरेराह उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने भी आरोपी को जमकर पीटा। बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।